group of similar cells performing similar function and having common embryonic origin, है ना. Group of similar cells performing similar function and having common embryonic origin, इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं. अच्छा, थोड़ा मैं दूसरे डिफिनेशन बोल रहा हूं, मेरी दूसरे ब्लॉक ढंग से सुनिएगा. अब मैं बोल रहा हूं ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स. मैं थोड़ा सा हट के बोल रहा हूं. Group of similar or dissimilar cells performing similar function or helping to perform a common function and having common embryonic origin. आप लोग सेंटेंस यार लिखिए, आप लोग मैं जो बोल रहा हूं क्या लिखिए आप लोग. ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स performing similar function, थोड़ा फास्ट लिखिए. Similar functions are helping to perform a common function, are helping to perform a common function. Performing similar function or helping to perform a common function and having common embryonic origin, having common embryonic origin. इसी सेंटेंस को आप देखिए जरा सा. तो सेंटेंस में देखो पहले क्या कहा गया है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर. ध्यान दीजिएगा, टिश्यू हम लोग दो बातें करने जा रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, पहले टिश्यू को हम क्लासिफाई कर लें, फिर आगे आपसे बात कर लें. तो क्लासिफिकेशन में आप सब लोग पढ़े ही कि टिश्यू जो होते हैं, सच टिश्यूज हुज सेल्स आर इन एक्टिव. मेरी बात को ढंग से सुना करिए आप लोग. सच टिश्यूज हुज सेल्स आर आइदर इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, और हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर. हम तीन बात बोल गए. पहली बात क्या बोले, such tissues, actually we are talking about the meristematic cell and mesotic tissue. तो हम लोग meristematic tissue और मेरिस्टेम की बात हम लोग कर रहे हैं. meristematic tissue, और इसके लिए मैंने तीन बात बोली. पहली बात क्या कहा कि टिश्यूज, भाई टिश्यू में तो ग्रुप ऑफ सेल whose cells are either active state of division, या तो उसकी सेल जो है वो डिवाइड कर रही हूं, और मान लो ना कर रही हूं तो एक और कंडीशन है, और प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूं, वो भी ना हो रहा हो तो अगली बात है कि हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर, जल्दी ही डिवाइड करने वाली हूं. तो ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम लोग यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने जा रहे हैं. वो तीनों बात आप तीनों इकट्ठे किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं भाई, है ना. तो आप लोग तीनों कंडीशन ध्यान दीजिएगा, और तीनों पे कहीं की क्वेश्चन पूछेगा इस पर. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसमें ऑप्शन में ये सब मिलता है आपको. तो तीनों बातें आप याद रखिए. या तो सेल क्या कर रही हूं, एक्टिवली डिवाइड कर रही हूं, या डिवीजन के लिए प्रिपेरेशन कर रही हूं, और नहीं तो नियर फ्यूचर में डिवाइड करने वाली हूं. ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ठीक है ना. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सारे कैरेक्टर हमको एक एक करके पढ़ने चाहिए. फिर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे, फिर इसकी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे. मतलब ढेर सारी बातें हम लोग करनी है इसके बारे में भी. अब एक क्लास में लिख लेते हैं. फिर दूसरे टिश्यू की बात करिए जिसकी सेल्स में ये सारी प्रॉपर्टी ना हो. मीन्स क्या कि नीदर द सेल्स आर इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, नॉर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, एंड नॉर हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर. न तो प्रिपेयर कर रही हैं, न तो डिवाइड कर रही हैं, न डिवीजन के लिए प्रिपरेशन ही कर रही हैं, और न फ्यूचर में डिवाइड करने वाली हैं. इनको हम लोग कहते हैं परमानेंट. इनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू. ये हो गया. फिर आप लोग परमानेंट को दो टाइप में बांट देते हैं ना. एक को कह लेते हैं सिंपल. परमानेंट के हम लोग टू टाइप कर लेते हैं. ये को कह लेते हैं हम लोग सिंपल पेरेंट का सिंपल परमानेंट टिश्यू,
और एक हम लोग का हो जाता है कंपाउंड ना, और एक थर्ड टाइप भी आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज। हम लोग इसको भी ले रहे हैं, स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू। यही बात है ना। अब इसी परमानेंट पे जरा सा आइए, और हमने जो डिफिनेशन अभी आपको लिखवाया उस पर आइए। उसमें हमने लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। याद रखिए, अगर वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है तो सिंपल टिश्यू है, और अगर ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल है तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये ध्यान दीजिएगा, उस टिश्यू के डिफिनेशन में पूरे दोनों सिंपल और परमानेंट दोनों की डिफिनेशन एक साथ है। ये आप मैच कराइए। तो आपने लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, तो अगर सिमिलर सेल्स का अगर ग्रुप है तो सिंपल टिश्यू हुआ, और अगर डिसिमिलर सेल का अगर ग्रुप है तो यहाँ पर कंपाउंड, या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं ना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह देंगे। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे पढ़िए, इसमें लिखा है परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन। तो अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो सिंपल कर दीजिए। फिर आगे किसी और क्या बोला है, परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, और आगे लिखा है हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। अगर सिमिलर फंक्शन नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्पिंग टू परफॉर्म द कॉमन फंक्शन किसके लिए है, कंपाउंड के लिए है। एंड हैविंग द कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल और कंपाउंड दोनों टिश्यू की डिफिनेशन उसी एक ही डिफिनेशन में इंक्लूडेड है, और दोनों में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में आपने क्या कहा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। कंपाउंड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। सिंपल में क्या होता है, ऑल द सेल्स ऑफ द टिश्यू परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। और कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट सेल्स ऑफ द कंपाउंड टिश्यू हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, चलिए। सिंपल टिश्यू के आप लोग तीन तरह के पढ़े होंगे ना, आपने थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा दीजिए क्लासिफिकेशन को। तो सिंपल टिश्यू को आपने क्लासिफाई किया होगा 3 टाइप में। एक को आपने पैरेन्काइमा पढ़ा है, सबको पता है, बड़ा सिंपल चीजें हैं। इसका डिटेल हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ा जाएगा। फिर आज क्लास से कोलेनकाइमा, और थर्ड में आप लोग यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा पढ़ते हैं। सबके डिटेल हम लोग को पढ़ने हैं, ये है। और कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में आप लोग 2 ही पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जाइलम, एक को कहते हैं फ्लोएम, सबको पता है। तो आपका यहाँ पर जाइलम टिश्यू हो गया और फ्लोएम टिश्यू हो गया, ये हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने। अब देखिए, याद करिए, पैरेन्काइमा एक ही तरह की सेल्स है ना, सारी सेल हर तरह सेम होती हैं, हालांकि इनमें मॉडिफिकेशन होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और मॉडिफिकेशन इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उस पर क्वेश्चन जनरली कम आते हैं, उनके मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन हमसे ज्यादा आते हैं। तो पैरेन्काइमा का जनरल कैरेक्टर पढ़ते हो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पैरेन्काइमा टिश्यू में मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, और वो मॉडिफिकेशन होने के बाद वो टिश्यू कौन कौन से स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि पैरेन्काइमा में आपने पढ़ा एरेन्काइमा पढ़ा है, एरेन्काइमा होती है, क्लोरेन्काइमा होती है, ठीक है ना। एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा प्लस आइडियोब्लास्ट, ये 3 तरह के मॉडिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब आगे देखा जाएगा, मतलब मिलकर करके सबका डिटेल आगे देखने वाले हैं। तो खाली हम लोग जनरल एक हम लोग खाली क्लासिफिकेशन की बॉडी हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ कहते हैं सिंपली, हाँ ओपनसिया आपका 0 फाइट है, ओपनसिया 0 फाइट है, तो वहां पर मिलेगा क्लोरेन्काइमा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन यही बात याद करिए, हाँ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, लिविंग एसेन्काइमा, डेड है, बिल्कुल सही कहा आपने, सही है, देखा जाएगा। लेकिन याद करिए, अगर आप जब जाइलम पढ़ेंगे तो जाइलम में आप जरा बता सकते हैं आप लोग क्या कि जाइलम में कितने टाइप की सेल्स लिविंग है, कितनी टाइप की डेड है, यदि कोई बताओ तो
जाइलम में कितने टाइप की सेल्स लिविंग है, कितने टाइप की सेल्स डेड है? जाइलम में कुल 4 टाइप की सेल्स है ना, आप सबको पता है। वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर जिसको वुड फाइबर भी कहते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 तरह के हैं ना। ये सब आपको रटा होना चाहिए भाई, आपको याद है भी। तो जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, जाइलम को हम लोग वुड भी कहते हैं, तो जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, और जाइलम पैरेन्काइमा। हम सब लिखवाएंगे भी काम भर का, घबराइए नहीं। और फिर जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा। तब बताइए चारों में से कितनी इसमें से लिविंग है, कितनी इसमें से डेड है? प्रवीण जी कह रहे हैं लिविंग 3 है। मैंने जो पूछा गया क्वेश्चन है, पहले पेपर देख लीजिएगा आप लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स आर फाउंड इन जाइलम? डेड 1, लिविंग 3। प्रवीण जी कह रहे हैं, मंजू ने भी ऐसे ही कहा, ट्रैकेट को डेड कह रही है, बाकी सब लिविंग, मतलब लिविंग 3 और डेड 1। नहीं, इसका उल्टा करिए, इसका ठीक उल्टा करिए। वेसल्स, ट्रैकेट और जाइलम फाइबर या वुड फाइबर तीनों डेड होते हैं। वेसल, ट्रैकेट, हाँ 3 हो गए डेड, मृदुला ने ठीक कहा, 3 हो गए डेड और 1 होती है लिविंग। तो जाइलम में आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स 3 आर डेड। कौन कौन? वेसल्स, ट्रैकेट्स। यही सब पढ़ना और ऐसे ही पढ़ना, इसी को पढ़ाई कहते हैं, इसी को स्टडी कहते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक एक चीज की बारीकी आप सीखिए और याद करिए, इसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। आपको बीएससी एमएससी के आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देने, कुछ लेके आएंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं ऐसा होगा भाई, आप जानते हैं सारी बात को। तो 3 डेड होते हैं, हाँ बस खाली वुड पैरेन्काइमा या जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, बाकी जो 3 होते हैं डेड होते हैं। यानी वेसल्स, ट्रैकेट्स एंड जाइलम या वुड फाइबर तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। और पैरेन्काइमा आपकी जो होती है लिविंग होती है। ठीक, ऐसे थिन वाल थिक वाल की बात करें तो जो डेड होते, कोई बात नहीं, अरे कोई सॉरी नहीं यार, बिल्कुल कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा बस मेरे कहने के हिसाब से कुछ दिन आप लोग चल लीजिए, बस सेलेक्ट हो जाएंगे। और देखो यार भाई, हम सिंपल से बता दें, हम लोग तो मेहनत के दम पे सब करने वाले लोग हैं। पहले मेहनत किया था, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। मेहनत करेंगे तो आपका भी अच्छी तरह से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब आपका भाई ऐसे तैयार रहेगा। तो मेहनत करिए, और बहुत दिन की बात नहीं है, 4-6 महीने की मेहनत है, सिलेक्ट हो जाएंगे, जिंदगी भर ऐश करिए, कौन रोक रहा है। अगर शुद्ध रूप से कॉलेज की टीचिंग करनी हो तो बड़ा आराम है, वहाँ कोई मेहनत नहीं पड़ता है। वो तो हम लोग थोड़ा सा अपना कोचिंग वगैरह पढ़ाते रहते हैं, और हम चूंकि आप लोगों को शायद कम जानकारी है, मैं 3 सब्जेक्ट में पीजी हूँ और 2 ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री और बॉटनी। तो हम थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, और अपनी एक इस तरह की हम कभी हेल्प नहीं लेते पढ़ाने में। तो पढ़ते पढ़ते सब याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। हम साइंस वाले मेहनत करने के लिए पैदा ही हुए हैं। अगर मेहनत ना करना तो आर्ट्स न पढ़ लिए होते। तो आपने जब साइंस ले लिया है और साइंस में आप पीजी कर लिए हैं, तो बस अब आपको मेहनत करना ही करना है। या तो सिलेक्शन के बाद गद्दार बन जाइए, जाके वहाँ फ्री की रोटी खाइए, लेकिन साइंस वाले ऐसा करते नहीं है। तो साइंस भाई देखो, जब पढ़ते हैं तभी मेहनत करते हैं, टीचर बन के पढ़ाते तभी मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग को तो लिखा ही है पूरा जिंदगी में मेहनत करने के लिए, ठीक है, मेहनत करना चाहिए। तो चलिए आगे हम बात करें। तो आप याद करके आइए कि आपके जाइलम में 3 जो होते हैं डेड होते हैं और 1 लिविंग होती है। ऐसे जो 3 डेड होते हैं, तीनों के तीनों थिक वाल्ड होते हैं, और पैरेन्काइमा जनरली आपकी थिन वाल्ड होती है। ठीक, तो अब बताइए, क्या मैं जाइलम को ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल कहूं कि नहीं? जाइलम को जैसे आपने कहा दिया कि चलो आपका सिंपल तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, पैरेन्काइमा सब सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो जाइलम को अभी हमने डिफिनेशन आपको लिखवाया है ना। प्रवीण जी, मेरी क्लास रेगुलर चलेगी भाई। मिस क्या, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन, तो मैंने नहीं पढ़ाया। आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, फिर भी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए तो मैं आया हूँ। तो क्लास मेरी चलेगी, मेरी क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी, और जो हमको पढ़ाना हम समय से पूरा भी कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आया करिए, क्योंकि मेरा तरीका आप देख रहे हैं क्या पढ़ाने का तरीका यही भाई। हायर क्लास की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, एमएससी पास आप लोग हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल लेवल की टीचिंग का कोई मतलब नहीं होता। जनरल आप लोग खुद तैयार करके आइए, स्पेशल उसमें हम ऐड करेंगे। हालांकि आपको स्पेशल भी आता है, मैं नहीं कह रहे हम ऐड करने जा रहे हैं, हम रिवीजन करा देंगे आपका, हम आपको पढ़ने का थोड़ा तरीका बता देंगे।
तो एमएससी पास लोगों को पढ़ाएगा क्या भाई? हम तो खाली थोड़ा तरीका बता देंगे, ऐसे तरीका कर लो, सुधार कर लो। सिंपली हम आपको ब्रशअप करने वाले हैं, थोड़ी सी धूल जो लगी उसी को हम झाड़ देने वाले हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही यहाँ पे ग्लिटरिंग गोल्ड है आप लोगों है ना, गोल्ड का डायमंड कर लीजिए, वैसा है। तो हम तो थोड़ा सा करेंगे, बाकी सब आप लोग के पास सब कुछ है, फर्स्ट खाली हमको बस पॉलिश कर देना है, बाकी आपका सब कुछ है। तो चलिए, तो जाइलम को क्या मैंने जो लिखवाया है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, वो बात यहाँ पे ठीक हो रही नहीं हो रही, चेक करिए। अब लिखा है टिश्यू में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, इसके लिए लिखा है, फिर लिखा है ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल। अब बताइए कि जो आपका जाइलम जो कि कंपाउंड टिश्यू का एग्जांपल है, ये आपका एक ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल है कि नहीं है ना? आपने खुद ही कहा है कि आउट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल 3 आर डेड एंड 1 इज लिविंग, कंफर्म हो गया कि डिसिमिलर सेल है। फिर कह रहे 3 हैव द थिक सेल वॉल्स एंड ओनली 1 हैज द थिन सेल वॉल, यानी यहाँ पे थिक वॉल सेल्स भी हैं, थिन वॉल सेल्स भी हैं, डेड सेल्स भी हैं और लिविंग सेल्स भी हैं। इसका मतलब कि जाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल हुआ, ठीक है ना? फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा आपको। एग्जाम्पल लेके डालो कि जाइलम में 4 टाइप की सेल्स हैं, 4 में से 3 आपकी डेड होती हैं, 1 आपकी लिविंग हो गई, अपने आप डिसिमिलर सेल हो गया। आउट ऑफ 4 सेल 3 हैव द थिक सेल वॉल, मतलब वेसल, ट्रैकिड और जाइलम फाइबर की जो सेल वॉल होती है थिक होती है और पैरेन्काइमा सेल वॉल थिन होती है। तो ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल तो भाई सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना? आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा था परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि सारी पैरेन्काइमा सेल एक जैसी सेल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कंडीशन है कि इन सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ये नहीं कि आप लोगों को कहने की क्लोरेनकाइमा और पैरेन्काइमा में डिफरेंस होता है, अरे भाई वहां पे इन्वायरमेंटल डिफरेंस होता है ना, लेकिन जनरल इन्वायरमेंट में उनकी एक्टिविटी सेम होती है, क्लोरेनकाइमा की एक्टिविटी सेम होती है, सारी पैरेन्काइमा की एक्टिविटी सेम होती है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है, क्योंकि जाइलम में आगे आपने क्या लिखा था कंपाउंड में कि हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो अब जरा याद करिए कि जाइलम का कॉमन फंक्शन क्या है? तो जाइलम का कॉमन फंक्शन है कि टू क्या करना? ट्रांसलोकेट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम टू डिफरेंट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब बाय रूट। रूट ने जो भी वाटर मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब किया, करिए हम सब लोग लैंड प्लांट की बात इस समय कर रहे हैं, हम लोग हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, हम लैंड प्लांट की बात कर रहे हैं। तो लैंड प्लांट यानी रूटेड प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो रूट्स ने जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो सारा वाटर मिनरल को स्टेम के बेस से या कई बार रूट से लेकर के और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को यहाँ पर ट्रांसलोकेट करना है, ये जाइलम का फंक्शन है। लेकिन अगर उनके अलग अलग सेल को अगर देखा जाए तो क्या सारी सेल का एक ही काम है? नहीं, उनके इंडिविजुअल फंक्शंस में आपको डिफरेंस दिखेगा। अरे भाई जब तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कोई लिविंग है, कोई डेड है, कोई थिक वॉल्ड है, कोई थिन वॉल्ड है, तो सबके सारे फंक्शन 100% कैसे हो सकते हैं? तो इंडिविजुअल फंक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते जरूर हैं, बट सारी के सारी चारों सेल्स का कंबाइंड रोल क्या है या कंबाइंड गोल क्या है कि जितना भी वाटर और मिनरल रूट ने एब्जॉर्ब किया हुआ है उसको डिफरेंट प्लांट पार्ट तक पहुंचा दिया जाए। तो वही उनका कॉमन गोल है और उसी गोल को अचीव करने के लिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल ऑफ द जाइलम परफॉर्मिंग इट्स ओन एक्टिविटी, इट्स ओन रोल, ये कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपने डिविजन लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है। इसी तरह से फ्लोएम पे आ जाइए। फ्लोएम पे आएंगे तो फ्लोएम की सेल भी आपको पता ही है। फ्लोएम में कौन कौन होती है? सिव सेल से सिव एलिमेंट होती है, सबको पता है, आपको सबको पता है। सिव सेल सिव एलिमेंट होता है, कंपेनियन सेल होती है, उसके बाद क्या होता है? फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, यही है ना। 4 सेल यहाँ भी होती हैं। यहाँ भी 4 टाइप की सेल्स हैं, जाइलम में भी 4 टाइप की हैं, फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स हैं। और आप लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे लिविंग सेल क्या होती हैं? यहाँ पे लिविंग सेल 3 हो जाती हैं। जाइलम में लिविंग सेल 1 थी ना, फ्लोएम में 3 हो जाती है, यानी सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम को हम लोग बास्ट भी कहते हैं ना। तो फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग होती हैं। मतलब जाइलम में लिविंग 1 थी, खाली बस जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे लिविंग 3 है, सिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे 3 लिविंग है और 1 यहाँ पे डेड है, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ भी हो गई, चाहे नंबर जो भी हो। ये भी देख रहे हैं ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल है, कोई थिन वॉल्ड है तो कोई थिक वॉल्ड है, कोई लिविंग है, कोई डेड है, तो ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल हो ही गई। और साथ में एक और बात सामने आ गई कि फ्लोएम का फंक्शन सबको पता है कि फूड सिंथेसाइज बाय द ग्रीन टिश्यू, मतलब लीफ है मेनली,
लीफ ने जो फूड को सिंथेसाइज किया है वो डिफरेंट पार्ट में उनको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसलोकेट करना है, तो उसी में लोग हेल्प करते हैं। तो इस तरह से उस डिफिनेशन में सारी बातें आपके आ गई, यानी जो डिफिनेशन आपने लिखा है उसी में सिंपल की डिफिनेशन भी है और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की भी डिफिनेशन है। और डिफिनेशन को रटिए मत, इसको रियलाइज करिए, फील करिए कि आपने जो लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल है तो कैसे डिसिमिलर है। आपने लिखा है कि पर यहाँ पर लिखा है परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सिंपल के लिए लिखा है, और यहाँ लिखा है हेल्प टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो उसको कैसे आप जस्टिफाई एंड वेरीफाई करेंगे, एग्जाम्पल लेके कर ले, ऐसे करेंगे जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलेगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हम लोग का हो जाएगा। फिर मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं कि एल्गल फिलामेंट मल्टी सेलर है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन है, ठीक, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी है, फिर भी हम टिश्यू नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने एक ही मुर्गी के 1 दर्जन अंडे ले लिए, ठीक, अब एक ही मदर हेन है, तो भाई ओरिजिन सबकी कॉमन तो हो ही गई, और एक मतलब एक सेल हो गई, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सारे अंडे एक जैसे हैं, हमने सबको सटा के रख दिया बिल्कुल, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जो भी फंक्शन एक अंडे का होगा वो दूसरे अंडे का भी होगा, और हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक, को हमने कहा कि एक ही मदर हेन के सारे अंडे हैं, तो ओरिजिन कॉमन हो ही गई। तो क्या यहाँ पर ग्रुप ऑफ 1 डजन ऑफ एग को हम टिश्यू ना कहें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सब कुछ तो है, फिर भी टिश्यू नहीं है, तो वहां पे टिश्यू न होने का जो रीजन है वही रीजन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर मल्टी सेलर, यहाँ पर कोई फिलामेंट है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन है, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, फिर भी इसको हम टिश्यू क्यों नहीं कह रहे हैं। तो एक वर्ड याद रखिए जो किसी बुक वाले ने पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, याद रखिए, टिश्यू होने के लिए वहां पर इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, है ना। कोई भी सेल अपने आप में कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वहां पर इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंसी मतलब वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाए, ये चीज आनी चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मेरी बात समझिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो, ठीक है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन भी हो, ठीक है, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, ठीक है, लेकिन वहां पर इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। एक सेल का दूसरे सेल से फिजिकल और फिजियोलॉजिकल रिलेशन भी होना चाहिए। अगर वो इंटर रिलेशनशिप नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू नहीं कह सकते। और इस बात को वेरीफाई करिए अपने इस एल्गी से, याद करिए, एल्गी की हर सेल के बारे में आप क्या कहते हैं, ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल ना। हर सेल आप जानते हैं वाटर और मिनरल को यहां से एब्जॉर्ब कर सकती है, हर कोई एब्जॉर्ब कर सकती है, हर कोई एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरी बात, ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इट्स फूड, मीन्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस फिलामेंट। याद करिए, जब थोड़ा सा जब आप आगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आगे चल के अगर आपको याद हो, होल्ड फास्ट इसी में आ जाता है, इस टाइप आ जाता है, याद करिए, तो उसमें एक आध सेल ऐसी हो जाती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट वहां से डिसअपियर हो जाता है। यही तो इवोल्यूशन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। अभी हम कह रहे हैं ईच एंड एवरी सेल हैज द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल ऑल द पिगमेंट्स, लेकिन याद करिए आगे पढ़ा जाए इवोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे एल्गी में देखेंगे तो वहां पर जो होल्ड फास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो वहां पे धीरे धीरे यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन की बात वहां पर आ जाती है। तो खैर वो बात अभी अलग बात देखा जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए हर सेल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकती है। ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। हर सेल स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हर सेल अपना काम सारा का सारा काम कर ले रही भाई। तो जब हर सेल सारा का सारा काम कर लेगी तो क्या वहां पर कोई इंटरडिपेंडेंसी की जरूरत है? क्या कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ रही कि एक सेल तो उस काम को कर पाएगी लेकिन दूसरा काम ये नहीं कर पाएगी, उसकी पड़ोसी करेगी? ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। हर सेल सब काम कर पा रही है, तो जब हर सेल सब काम कर ले तो क्या यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर है?
डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप जानते हैं, असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटीज, असाइनिंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप टिश्यू और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। डिफरेंट सेल के लिए डिफरेंट फंक्शन हो, डिफरेंट टिश्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन हो, डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट फंक्शन हो, उसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता ही है। तो क्या यहां पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर है? नहीं है। क्या कोई इंटरडिपेंडेंसी है? नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई आदमी, सब अब आप लोग कैसे रहते हैं आप जानो, बताएंगे तो हम भी जान जाएंगे। मान लीजिए हम करें इलाहाबाद में है और कहीं पर आप रूम लेके रह रहे हैं, तो अब जरा बताइए कोई आदमी अगर एक सिंगल रूम लेके रह रहा है तो आप याद करो कि उसमें से खाली बस उसका जो खाली बस कह लिया जाए कि जो टॉयलेट होता है वही रूम के बाहर होता है, और बाकी उसका जो सिंगल रूम है वो अपने आप में कंप्लीट हाउस है। वही उसका गेस्ट रूम भी है, वही उसका स्टडी रूम भी है, वही इसका रिटायरिंग रूम भी है, वही इसका जिम्नास्टिक रूम भी है, वही इसका एक्सरसाइजिंग रूम भी है, वही उसका किचन भी है, वही उसका बेडरूम भी है, सब उसका वही है ना। तो अब बताओ कि मान लीजिए हम कह रहे हैं किसी कोई लाज टाइप का घर बना हो और जहां पे 10 कमरे का लाज हो, तो क्या आपको लगता है उसमें से कोई भी एक कमरा अपने आप में इनकम्प्लीट है? नहीं, सब के सब कंप्लीट है। हर कमरा अपने आप में परफेक्ट है, कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि एक कमरे में खाना बनता है तो अगले कमरे में खाना खाया जाता है, अगले कमरे में गेस्ट रहता है, अगले कमरे में रीडिंग रूम है, ऐसा तो है नहीं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लाज का हर रूम क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। खाली एक ही चीज शायद कमरे से बाहर होती है, वो आपका आप जानते हैं टॉयलेट होता है, और बाकी सब काम आप जानते हैं। जिस कमरे में आप खाना पकाते हैं उसी कमरे में अपने गेस्ट को बैठाते हैं, उसी कमरे में शायद आप एक्सरसाइज भी करते हैं, उसी कमरे में आप पढ़ते भी हैं, उसी कमरे में सोते भी हैं, उसी कमरे में गाना सुनते हैं, सब कुछ करते हैं आप। तो आपका एक रूम कैसा है? वहां पर कंप्लीट है। ठीक है ना। अब याद रखिए, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा कॉलोनी, कॉलोनी पढ़ा है। तो कॉलोनी जैसे अगर आप इलाहाबाद में अगर आप रहे, इलाहाबाद के बारे में अगर आप जानते हो, तो यहाँ पर एक EWS कॉलोनी होती है। EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने घर बना के सिस्टम दिया हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए कॉलोनी होती है। सर आप लोग जानते हैं भाई, यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा है, क्या सबकी वीडियो गड़बड़ चल रही क्या भाई? यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, यहाँ तो नेटवर्क बड़ा अच्छा आता है। तो जरा चेक करिए कि सबकी वीडियो में क्लैरिटी डिस्टर्ब्ड है या खाली एक आदमी है। साधना कर रही है कि इनका वीडियो क्लियर नहीं है, तो क्या सबकी क्लियर है? नहीं, सबका ठीक है भाई। साधना जी अपना नेटवर्क चेक करिए। यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो सब क्लैरिटी रहती है। तो आप लोग अपना इंडिविजुअल नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देख लीजिएगा साधना जी, आप जरा उसको अपना क्या रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपके इंडिविजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। प्रवीण जी कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई? जरा अपना जरा चेक कर लीजिए भाई। यहाँ तो मैं बताऊं ना, यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो यहाँ तो हमको लग रहा है यहाँ के लिए ठीक होगा। बाकी अपना चेक कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी होता हो। आजकल नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल भी रहा है, तो चेक कर लीजिएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप लोगों की ऑडियो वीडियो अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो हम आपसे बातें कर रहे थे कि कॉलोनी का मतलब ये होता है कि कॉलोनी में आप जानते हैं, हाँ ठीक है, कॉलोनी में आप जानते हैं कि एक एक कमरे की मकान होती है। एक ही कमरे का है तो मकान एक ही कमरे का, मतलब वहां बेडरूम एक ही होता है। एक बेडरूम होता है, उसी में छोटा सा वहां पर किचन बन जाएगा, छोटा सा वहां पर अलग से एक लॉबी बन जाती है। मतलब एक कमरे की वो कंप्लीट मकान है। तो एक कमरे की वो मकान है। मान लीजिए कॉलोनी लाइन से बनी हुई है, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि एक कॉलोनी जो है दूसरे पर डिपेंडेंट है, नहीं। वहां पे हर कॉलोनी अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, परफेक्ट है। ठीक। तो जहां पे कंप्लीशन है, जहां पे परफेक्टनेस है, जहां पे इंडिपेंडेंसी है, उसको हम लोग याद रखिए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग मकान नहीं कहेंगे। मकान कब कहेंगे? याद रखिए, आप अपने गांव, अपने घर के मकान की बात करिए, अपने शहर के मकान की बात करिए। मकान मतलब क्या होता है कि मकान का, हाउस का कोई भी कमरा अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं आपके हाउस में एक किचन होता है, वो अलग होता है, बेडरूम आपका अलग होता है, स्टडी रूम अलग होता है लोगों के, गेस्ट रूम अलग होता है, म्यूजिक रूम अलग होता है, सब अलग अलग होता है। अब जरा बताइए
कि हम कह रहे हैं कि आपका बहुत बढ़िया आपने वेल डेकोरेटेड बेडरूम बना कर रख दिया है, तो क्या किचन अगर आपको फूड ना दे तो क्या अपने बेडरूम में आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब आपका बेडरूम अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो किचन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से बेडरूम अगर आपने सोने के लिए बना रखा है और आपने स्टडी की व्यवस्था कहीं और कर स्टडी रूम में कर रखा है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टडी वाला आपका काम है, तो क्या खाली बेडरूम से आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, उसके लिए स्टडी के लिए स्टडी रूम में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे हाउस में अगर भगवान ने ऐसा सबको दिया हो तो क्या होता है आप जानते हैं, हर काम के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे हाउस का हर कमरा अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। और सारे कमरे एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। किचन के ऊपर सभी लोग डिपेंड करते हैं, आपका स्टडी रूम बेडरूम पे डिपेंडेंट है, बेडरूम स्टडी रूम पे डिपेंडेंट है, स्टडी रूम आप जानते हैं गेस्ट रूम पे डिपेंडेंट है। मतलब हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कोई भी हमारा रूम अपने आप में कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हर कमरा हमारा कैसा है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और सब मिल करके एक परफेक्ट यहाँ पे हाउस मिल रहा है। यही बात याद रखिएगा कि अगर ग्रुप ऑफ सेल हो और वहां पर इंटरडिपेंडेंसी ना हो, अगर वो सेल सारा काम अपने आप कर लेती हो, दूसरे की मदद की जरूरत ना पड़ती हो, फिर उसको वहां पर टिश्यू वर्ड यूज नहीं कर सकते। और देख रहे हैं साफ साफ आपको एल्गी में, याद रखिए एल्गी में यही दिख रहा है। हर सेल अपने क्या है? हर सेल सब कुछ कर ले रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फोटोसिंथेसिस, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल टाइप, सब कुछ कर ले रही है। हर सेल अपने आप में कर ले रही है। इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल, याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ कंप्लीट सेल है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल है। और ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल को कॉलोनी कहा जाता है, न कि टिश्यू कहा जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉलोनियल हैबिट कहा जाता है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल हैबिट, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसको हम लोग क्यों नहीं कह रहे हैं। थोड़ा समय इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूं, शायद दिक्कत आप लोग हो रही होगी, तो मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार देख ले रहा हूं। तो आपकी ऑडियो वीडियो क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ऑडियो वीडियो सबकी क्लियर हो गई है ना? आगे बढ़ लें। क्या मेरी ऑडियो वीडियो आपको मिल रही है? जरा रिस्पांस दें आप लोग ताकि हम समझ लें और आगे बढ़ें। ठीक है, ओके। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुप ऑफ सेल यहां पर भी है, फिर भी इसको हम टिश्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टिश्यू होने के लिए क्या जरूरी है? इंटरडिपेंडेंट होना जरूरी है, इंटरडिपेंडेंसी जरूरी है, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है। अगर ग्रुप ऑफ परफेक्ट सेल है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल है, तो इसको हम कॉलोनी कहेंगे, न कि टिश्यू कहेंगे, ठीक है ना। तो आज से आप अच्छी तरह जान लीजिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल होने से कोई टिश्यू नहीं हो जाता। ग्रुप ऑफ सेल होने के साथ उसमें एक बात अपने मन से बल्कि जोड़ लीजिए कि ग्रुप ऑफ क्या कहा जाएगा? ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सेल बल्कि कहा करिए। ये वर्ड कहीं किसी बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, और जिस बुक में मिलेगा उसको आप पढ़ेंगे नहीं इनफैक्ट। तो ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सेल कहा करिए। ग्रुप ऑफ सेल कहने से टिश्यू नहीं बनता है, क्योंकि मैंने आप सामने एग्जाम्पल आपको दिया तो भाई यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल तो है, फिर भी आप टिश्यू नहीं बोल रहे हैं। फंजाई में ट्रू टिश्यू नहीं होता, उसको फंगल टिश्यू कहा जाता है, वहां पर ग्रुप ऑफ सेल होती है। तो हम वहां पर टिश्यू क्यों नहीं कह लेते? हमने अच्छा समझाया कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप अच्छा समझ रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, और आप लोग स्टूडेंट अच्छे रहेंगे तो फिर टीचर तो कोई अच्छा हो लेगा भाई। हमें नहीं, बहुत लोग अच्छे हैं यहाँ, जो लोग पढ़ाएंगे सब अच्छे ही अच्छे हैं। हमसे सब लोग अच्छे हैं, जान लो, हमसे सभी लोग अच्छे हैं, हम सबसे कम अच्छे हैं। हाँ, हमारे क्लास में आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। हमारे क्लास में आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग ग्रुप ऑफ सेल को खाली टिश्यू नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल होने के बाद भी टिश्यू क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, हर सेल सब कुछ कर ले रही है ना। इस तरह से आप जानते हैं कॉलोनी जो होती है मकान नहीं होती, और मकान में आप जानते हैं कि अलग अलग कमरे का अलग अलग काम होना चाहिए। कोई भी काम हमारा
कोई भी कमरा हमारा परफेक्ट एंड कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा होता है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मकान को आप टिश्यू समझिएगा और एक एक कमरे के, जैसे अपने लाज को आप लोग कॉलोनी समझ लीजिए, ठीक है ना। आई थिंक कि टिश्यू वर्ड में किसी को प्रॉब्लम हुई अब नहीं होनी चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम टिश्यू वर्ड में होनी नहीं चाहिए, आपका सबका क्लियर हो गया होगा। अब अपने सिलेबस पे डायरेक्ट आ जाइए। टिश्यू हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ, बल्कि एक लाइन अपने मन जोड़ लिए, ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सेल ना, ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सेल, ये इंटरडिपेंडेंट जोड़ दो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। यही पता नहीं क्यों राइटर लोग जोड़ते नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सेल है ना, और फिर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन सिंपल के लिए, और परफॉर्मिंग या हेल्पिंग टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन कंपाउंड की सारी बात हो चुकी है। अब टिश्यू में हम लोग पहला टिश्यू लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफिनेशन आपको हम पहले बता चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। 3 कंडीशन याद रखिएगा, तीनों में क्या क्या है मैं फिर रिपीट कर दूंगा आपका, कि द टिश्यू हुज सेल्स, 3 कंडीशन आपको तीनों लिखना चाहिए, चाहे अगर याद हो तो अच्छी बात है। 3 कंडीशन में कोई एक मिल जाए मेरिस्टेमेटिक हो गया। पहली कंडीशन क्या है, द टिश्यू हुज सेल्स आर इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। और नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या, हुज सेल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए तैयारी कर रही हूं, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। और वो भी नहीं तो क्या, आर कैपेबल टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में जल्दी ही डिवाइड करने वाली हूं। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मिल जाती है तो आप उसको क्या कह देंगे, आप उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह देंगे, ठीक है ना। टिश्यू हुज सेल्स आर ईदर इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, आर हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर, उसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ना थोड़ा टेक्निकल है ना, थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या आप लोग कैरेक्टर नोट करिए, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं इसके। तो पहली बात, ये सारी बातें ढंग से आप याद करें, ऐसा करो कि सब रट जाए आपको, है ना। चीजें बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते भी हैं, हम आपका रिवाइज करा रहे हैं, फटाफट आप चाहे नोट भी करते रहिए, ठीक है। पहली शर्त है, पहला तो कैरेक्टर डिफिनेशन में ही है, और वो क्या है कि सेल्स आर डिवाइडिंग, आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवाइड, प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, आर हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। पहला कैरेक्टर तो आपका यही हो गया कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग स्टेट में होते हैं, या डिवीजन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या फ्यूचर में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट यही हो गया, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या रखेगा, जनरली इसकी सेल्स जो होती हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं, याद रखिएगा कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर आइसोडायमेट्रिक, मतलब इनकी ये दोनों, ये इनका वर्टिकल डायमीटर और हॉरिजॉन्टल डायमीटर दोनों सेम होता है, आइसोडायमेट्रिक होती है। अगला कैरेक्टर हो गया। अगली बात याद रखिएगा, इन सेल्स के बीच में याद रखिएगा कोई भी यहां पर आप जानते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ये सारे पॉइंट आप याद रखिए ढंग से। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एब्सेंट, ये सब पॉइंट नोट करते याद करते रहिए। यहां क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एब्सेंट। अगली बात क्या है, अगली बात है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ओनली थिन प्राइमरी सेल वॉल, ओनली थिन प्राइमरी सेल वॉल, कोई सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है ना, थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है। अगली बात याद रखिए, अगली बात यहां पर यह है कि यहां पर जो वैक्यूल्स होती हैं या तो एब्सेंट होती हैं या वेरी फ्यू इन नंबर होती हैं, या तो बहुत ही कम होती हैं या फिर एब्सेंट ही होती है, आइदर एब्सेंट और वेरी फ्यू इन नंबर, स्मॉलर इन साइज, याद रखिएगा। वैक्यूल्स या तो एब्सेंट या बहुत कम होती है। अगला पॉइंट याद रखिए, इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेंसर, यानी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव डेंसर साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए, डेंसर साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा। पहली क्या होती है कि सेल्स आर आइदर डिवाइडिंग और प्रिपेयरिंग फॉर डिवाइड, प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, ये हो गया। अगला पॉइंट आपने क्या कहा, दीज सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक,
मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर्स आर सेम। अगला पॉइंट क्या हो गया कि सेल्स लैक इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच कोई यहाँ स्पेस नहीं पाया जाता। अगली बात आपने कहा इनके सेल्स में क्या होता है, ओनली थिन प्राइमरी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ओनली थिन प्राइमरी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। फिर आपने कहा इनके अंदर की बात की आपने, तो यहाँ पे कहा कि वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होती हैं या वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम संख्या में होती हैं। और अगली बात आपने कहा कि इनका प्रोटोप्लाज्म डेंसर और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। ये सारे पॉइंट आपको, एक एक पॉइंट आपको इनका याद होना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा सारा ना। आइसोडायमेट्रिक या 60 मिनट आपके चलिए। आइसोडायमेट्रिक, ठीक, लिविंग सेल्स have the capacity to divide in near future or have the activity to divide, are actually dividing presently. Thin primary cell wall, intercellular space absent, protoplasm denser, nucleus prominent, vacuoles either absent or very few in number. इतनी सारी कहानी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और उसको जरा सा फील करते रहिए, ये नहीं कि रटे पड़े, नहीं। ठीक है भाई, हमारे पास स्लाइड नहीं है, हमारे पास किसी सेक्शन नहीं है किसी का, लेकिन हमारा ब्रेन इमेजिन तो कर सकता है ना, सारी बातों को इमेजिन करिए। इमेजिनेशन कैपेसिटी हमारे ब्रेन की आप जानते हैं अनलिमिटेड है भाई। इमेजिन कर लो आप कि हम ऐसे सेल की बात कर रहे हैं जो सेल या तो डिवाइड कर रही है या फिर डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है। सेल वाल बड़ी सी थिन है, खाली प्राइमरी सेल वाल है, सेलुलोज की बनी है, दो सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस एब्सेंट है, वैक्यूल्स या तो नहीं है, बहुत छोटी सी है, प्रोटोप्लाज्म बड़ा उनका गाढ़ा है, बड़ा डेंसर है, न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट है, बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। हो गया कहानी खत्म। तो विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करेंगे तो चीजें आपको जो याद होंगी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में, याद करने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार याद होगा फिर भूलेगा नहीं, मतलब रिटेंशन आपका बढ़ जाएगा। विजुअलाइजेशन का ही फायदा होगा। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लासिफाई करने की कई क्राइटेरिया होती है। जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर क्लासिफिकेशन का, चाहे किसी भी किस्म का क्लासिफिकेशन हो, प्लांट का क्लासिफिकेशन हो, एनिमल का क्लासिफिकेशन हो, एर्गास्टिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन हो या टिश्यू का क्लासिफिकेशन किसी का भी हो, तो उसके कई चीजें आप जानते हैं कि उसका कई क्राइटेरिया बनती है। हाँ, मेटाबॉलिकली भाई आप कह रहे हैं कि डिवाइड कर रही हैं, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, तो मोर एक्टिव तो मेटाबॉलिकली होगी ना। तो सिंपल सी बात, इसलिए ये बात आपकी वेस्टेड है, इंक्लूडेड है कि बताइए जो डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो वो क्या होगा, वो तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा ही ना भाई। डिवाइड करना है, प्रिपेरेशन करना है, तो वो मोर एक्टिव तो होगा मेटाबॉलिकली। अच्छा, मैं आप एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, याद करिए। जो डिवाइडिंग सेल्स होती है ना, डिवाइडिंग सेल्स, तो सेल डिवीजन में आप बात पढ़े हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। मैं इंटरफेज की बात कर रहा हूं, इंटरफेज को, और इसके लिए दो बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ मैं बोल रहा हूं और दोनों सही है। आप कहते हैं कि एक तरफ बोलते हैं कि रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज, आप फिर कहते हैं मोस्ट एक्टिव स्टेज। तो रेस्टिंग स्टेज भी है और मोस्ट एक्टिव स्टेट है, दोनों एक बात कैसे सही हो सकती है भाई। इंटरफेज को आप कहते हैं कि रेस्टिंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन है, आप फिर कहते हैं कि स्टेज ऑफ मोर विगरस एक्टिविटीज है, यही सेंटेंस हम बोलते हैं, स्टेज ऑफ मोर विगरस एक्टिविटीज है, मतलब कि मोस्ट एक्टिव स्टेज है। तो एक तरफ कह रहे हैं मोस्ट एक्टिव है, एक तरफ कह रहे हैं रेस्टिंग स्टेट है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं, क्या कोई बताएगा हमको। इंटरफेज को हम लोग स्टेट या स्टेज ऑफ मोर विगरस एक्टिविटी कहते हैं, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं, और एक तरफ रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। तो दोनों बड़ी उल्टी बातें हो गई। किसी को कहा जाए कि यार बहुत एक्टिव आदमी है, दिन भर बैठा रहता है, ये कौन, ये कैसे हो सकता है भाई। कह रहे बड़ा एक्टिव आदमी दिन भर सोता रहता है, ये कैसे हो सकता है, बताइए। डिवीजन, हाँ, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते इंटरफेज करेक्टर होता है भाई। इंटरफेज ऑफ द डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, ये बात तो सीधी बात है। हम खाली ये पूछ रहे हैं कि अगर मोस्ट एक्टिव या मोस्ट विगरस एक्टिविटी का स्टेज, रेस्टिंग स्टेज कैसे है।
चलिए बाद में बताइएगा, आप लोग जानते हैं, बताइएगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन की कई क्राइटेरिया हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली क्राइटेरिया जो हम लोग लेने जा रहे हैं इस समय, जो बड़ा जरूरी भी है और इसी से क्वेश्चन तक मिलता है, हम लोग पढ़ने के 3-4 क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहली क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। याद रखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सेल्स। हम इस क्राइटेरिया को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और ओरिजिन के बेसिस पे आप सब लोग जानते ही हैं, सब आपको पता है। तो एक को हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम में, प्रोमेरिस्टेम, या इसका कौन नाम है प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, आप सब लोग जानते हैं प्राइमोर्डियल, प्रोमेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। और सेकेंड मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और अगले को सेकेंडरी बोलते हैं। ये 3 होता है, आप जानते हैं। प्रोमेरिस्टेम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, ये फर्स्ट हम लोग का हो गया, और सेकेंड हम लोग का है प्राइमरी मेरिस्टेम। और थर्ड हम लोग का हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। थ्री टाइप के मेरिस्टेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सेल। ये सबको पता है, ये सबको पता है, इजी, ये सबको पता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं, जो हम लोग के लेवल की बात है, वो 3 टर्म हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये 3 वर्ड अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो उसी को इसमें हम लोग डाल के और अपने लेवल की बात कर लेंगे। ये तो प्राइमरी वाले तो शायद 10th वाले पढ़ते हैं, ये सब 10th में शायद नाम मिल जाएगा आपको, इंटरमीडिएट मिल जाएगा, हर जगह मिलता है मतलब। लेकिन जो चीज हमको अपने लेवल पे ले जानी है इसको, उसमें आपको 3 टर्म जरूरी है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये वर्ड आप लोग जानते होंगे, मैं उससे बात करने चल रहा हूँ। उसी के बेसिस पर हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे और यही अपना लेवल है, यही अपना लेवल है जो हम लोग अब करने जा रहे हैं। बाकी ये नाम तो क्लास 10 से शुरू हो जाता है, नीट वाले भी पढ़ते हैं और देसी में सारी बात रही है। हम लोग फर्स्ट को अपने लेवल पे ले जाते हैं 3 टर्म के थ्रू, वही आपको समझना में ही आप जानते हैं। पहला वर्ड हम लोग का डिफरेंशिएशन, दूसरा वर्ड हम लोग का डी डिफरेंशिएशन, और थर्ड वर्ड हम लोग का री डिफरेंशिएशन। इसी के बेसिस पे सारी बात है, अगर हम लोग अपने लेवल की बात करें तो, है ना। अब देखिए ऐसा, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा आप अपने ओल्डर डेज में जाइए, जब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उस समय की जरा एक कहानी सोचिए आप जरा सा। आप मान लीजिए इंटरमीडिएट 12th क्लास के स्टूडेंट थे, और उस समय में सपोज करिए कि यहाँ पर हम कह रहे हैं आर्मी के लिए, चाहे एयरफोर्स के लिए मान लो कोई वैकेंसी आई, और उसमें से क्या किया आप लोगों ने फॉर्म भरा और कुछ लोग उसमें सेलेक्ट हो गए। तो जब आप लोग क्लास 12th में थे तो सब लोग एक जैसे थे, मोराल एक जैसे होते ही हैं, सब लोग एक ही जैसे लगभग एक जैसी उम्र होती है, एक जैसी सब फिजिकल स्ट्रेचर होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होकर चले गए। तो जिस दिन वो सेलेक्ट हुए उस दिन वो बाकी लोगों से डिफरेंट नहीं थे, जहां तक उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात है और आर्मी या एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन की बात है। कुछ स्पेशल नहीं था, सिंपल थोड़ा सा स्पेशल उनका क्या है कि मान लीजिए जो सब्जेक्ट जो इंग्लिश हिंदी जो भी एग्जाम में होता हो उसको वो जानते थे, एग्जाम पास किया और सिलेक्ट हो गए। मतलब जिस दिन वो सिलेक्ट हुए, याद रखिए, उस दिन जो है उनके पास कोई आर्मी के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वहां पे उनको कोई गन चलाने नहीं आ रहा था, वो तो खाली सिंपली एग्जाम पास किया और सिलेक्ट हो गए। फिर बाद में क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं। अब देखिए ट्रेनिंग में होता क्या, आप सब लोग जानते हैं कि जो काम आपको करना है उस काम को करने के लिए तमाम चीजें जो चाहिए आपके पास नहीं होती हैं, या उस लेटर पर्सन पर नहीं होती हैं, और कुछ चीजें जो नहीं चाहिए होती है होती हैं। तो अनवांटेड कैरेक्टर को हटाया जाता है और वांटेड कैरेक्टर आपको सिखाया जाता है, इसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिए।
तो अब मान लीजिए कि आप क्लास 12th में थे और 12th में थे, याद रखिए कि 12th में स्टैंडर्ड में आप थे, याद रखिए कि यू वेयर एबल टू चूज ए वैरायटी ऑफ सेक्शन। आप वहां से जाकर के बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते थे, बैंक में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बेरोजगार रह सकते हैं, चोर बन सकते हैं, डाकू बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते, कुछ भी ढेर सारे बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे अभी आप किसी के लिए स्पेशलाइज नहीं है, ढेर सारे काम आप करने लायक यहाँ पर हैं। यानी यहाँ पर आप कोई स्पेशलाइज नहीं है, तमाम काम में आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है ना। तो जब आपका फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, तमाम डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, उस समय आप क्या करिए, वही आपकी मैथमेटिक नेचर है, ठीक। अब आप क्लास 12th में यहाँ पर थे तो आप कई फील्ड में जा सकते थे, कुछ आपका फिक्स नहीं था। समझिए बस आप किस कंडीशन में, आप मैथमेटिक कंडीशन में है, ठीक है ना। अपने एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते थे, एजुकेशन कहीं पर छोड़ सकते थे, यहीं छोड़ के अच्छा 12 पास में तमाम नौकरी मिल सकती, उस नौकरी में जा सकते थे, वहां की ट्रेनिंग ले सकते थे, ये हो गया। उसी में से कुछ लोग ने काम कर भी दिया। क्लास 12th में एयरफोर्स से आर्मी की वैकेंसी आई, फॉर्म भरा, सेलेक्ट हो गए और मान लीजिए अब चले गए एयरफोर्स में, चले गए वो एयरफोर्स में चले गए। और जैसे एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, याद रखिएगा अब क्या हुआ कि अब इनके अंदर जो कई फील्ड में जाने की कैपेसिटी थी, क्या अब वो कैपेसिटी इनके अंदर रह जाएगी? नहीं, सारा का सारा रास्ता इनका कर दिया बंद, दूसरे किस्म की सारी पढ़ाई की हो गई बंद। अब एयरफोर्स के एक पर्सनल के लिए जो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, जो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो सारे इनको अब सिखाए जाएंगे। अब जो जो है सिखाया जाता हो वो सिखाया जाएगा, ठीक। तो याद रखिए, अब जब क्लास 12 में थे तो इनका कुछ भी फिक्स नहीं था, तमाम दिशा में जा सकते थे, है ना, दिशा जाते। अब यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये स्पेशलाइज हो गए, अब ये पर्टिकुलराइज हो गए। जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं उसकी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसमें अब ये स्पेशल हो रहे हैं और बाकी सब काम हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, याद रखिए। अब ये क्या हो गया, याद रखिएगा, अब ये हो गए डिफरेंशिएट स्पेशलाइज फॉर एयरफोर्स एक्ट, याद रखिए। अब जो एयरफोर्स के आदमी को जो कुछ करना है उसके लिए ये स्पेशलाइज हो गए। अब ये बाकी क्लास के लोगों से डिफरेंशिएट हो गए। 2-3 महीने ट्रेनिंग के बाद अगर आप अपने वापस लौट के और अपने फ्रेंड सर्किल में आएंगे तो आपके फ्रेंड सर्किल के बाकी लोगों को गन चलाने नहीं आता होगा, एयरफोर्स की बाकी एक्टिविटी नहीं आती होगी, और इनको जो लोग सिलेक्ट हुए उनको आती होगी। यानी अब अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग हो गए। सपोज करिए कि जो लोग क्लास 12 थे सब लोगों ने बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो बीएससी में एडमिशन ले लिया तो अभी भी उन लोगों का वही हाल है जो 12th में थे। अभी भी बीएससी फर्स्ट ईयर में लोग हैं और वहां से भी तमाम रास्ते खुलते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अभी वो स्पेशलाइज नहीं हुए, अभी जब बीएससी में है तो वहां से भी तमाम दिशा में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी सब लोग क्या हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, स्पेशलाइज नहीं है। लेकिन उसी टीम का एक आदमी 2 आदमी जितने लोग सिलेक्ट हुए यहाँ पर, ये लोग क्या स्पेशलाइज हो गए, ठीक है ना। तो जो स्पेशलाइज हो गए, तमाम पर्टिकुलर एक्टिविटीज सीख लिए, कुछ स्पेशल काम करने की ट्रेनिंग पा गए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर इनको मिल गया, तो यही इनका है डिफरेंशिएशन। याद रखना, यही है डिफरेंशिएशन। अब ये अपने क्लास से, अपने क्लासमेट से बिल्कुल डिफरेंट हो गए। इनके अंदर गन चलाने आ गया और बाकी एयरफोर्स पर्सनल की सारी क्वालिटी, सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर आ गई, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएट हो गए, कोई पर्टिकुलर काम के लिए स्पेशलाइज हो गया। अब जनरलाइज्ड पर्सन नहीं है, स्पेशलाइज्ड पर्सन है। तो इसी को यानी जनरलाइज को छोड़ करके स्पेशलाइज हो जाना ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। और जो स्पेशलाइज एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का गुण सीख लीजिए, आपके अंदर सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाए, तो आप हो गए डिफरेंशिएट हो गए। अब आप एक जनरल लेमैन नहीं रहे, आप जनरलाइज्ड पर्सन नहीं हुआ, तो स्पेशलाइज्ड पर्सन, तो आप हो गए डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए कुछ दिन काम कर लिया एयरफोर्स में। अब मान लिया आपके मन में यार नहीं यार एयरफोर्स में तो हम जो है, मान लो हम एयरफोर्स के सैनिक हैं, हम चाह रहे अधिकारी बने, और अधिकारी बनने के लिए पता चला कि सीडीएस क्वालिफाई करना है, उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब आपको सताने लगी बात, यार हम तो छोटे से खाली सिपाही बन के रह गए, हम तो अधिकारी बनना चाह रहे थे। तो पता चला आपने क्या किया, फिर अपने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दिया, ठीक, और छोड़ के और फिर आके ज्वाइन कर लिया बीएससी, क्योंकि आप अधिकारी बनना चाहते हैं, आपको सीडीएस क्वालिफाई करना है। और सीडीएस की क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन होती है। तब आप फिर अपनी नौकरी छोड़ दिए, फिर बीएससी आके ज्वाइन कर लिए, ठीक। और फिर अपने जो क्लासमेट्स थे
अब एक तरह से आप जूनियर भी हो जाएंगे, अच्छा मान लो साथ में आ गए, तो फिर आप हो गए अनडिफरेंशिएट, है ना। अब आपके अंदर कोई भले ही आप गन चलाना सीख के आए हुए आर्मी से, एयरफोर्स से, आप नौकरी छोड़ के आ चुके हैं, अब आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपके बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनकी जैसे आपकी हालत भी है। अब यहाँ से भी तमाम दिशा जाता है, आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, टीचर बन सकते हैं, कुछ भी एडवोकेट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मतलब फिर आप वैसे ही हो गए जैसे क्लास 12 में थे, थोड़ा खाली लेवल हाई हो गया, यहाँ पर 12 में थे और यहाँ पर बीएससी में हो गए, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो गया, फिर आप क्या हो गया, फिर आप अनस्पेशलाइज हो गए, फिर जनरलाइज हो गए। यहाँ पर थे स्पेशलाइज और यहाँ पर फिर हो गए जनरलाइज। याद रखिए, इस स्पेशलाइज से अगेन जनरलाइज होना कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। अब जो स्पेशलाइज हो गए थे आप, अलग से ट्रेनिंग पा करके, बाकी सारे काम बंद हो गए थे, खाली आपको एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो सारा काम आपने छोड़ दिया, फिर आगे बीएससी करने लगे, क्योंकि आप आगे चल के फिर दोबारा बड़े पोस्ट पर जाने की तैयारी में हैं। तो फिर आप बीएससी शुरू हो गई। अब बीएससी करने के बाद ही तमाम रास्ते खुलते हैं ना। क्या बीएससी करने वाले को रोक है कि तुम रेलवे में मत जाओ? क्या रोक है कि तुम ला मत करो? अरे कुछ भी कर सकता है भाई, तमाम रास्ते जाते हैं। यानी फिर अब बिल्कुल वो जनरलाइज्ड पर्सन हो गया, फिर जनरलाइज हो गया जैसे वो क्लास 12 में था। तो इस तरह से स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज हो गया, तो इसी प्रोसेस का नाम है डी डिफरेंशिएशन। यानी जब आप अपनी एयरफोर्स की नौकरी को क्विट करके फिर से बीएससी में एडमिशन लिए, स्पेशलाइज से अब आप जनरलाइज हो गए, तो इसी का नाम है डी डिफरेंशिएशन। याद रखिए, ये जो प्रोसेस हो रही थी वो कौन सी थी? ये हो रहा था डी, यानी जो यहाँ पर हुआ था उसका उल्टा आपने किया, डी फॉर अपोजिट, समझिएगा आप यहाँ पर हुआ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन हो गया, यानी स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज हो गए। जब तक बीएससी कर रहे हैं तो बाकी जैसे आपके क्लासमेट्स हैं वैसे आप भी एक हैं, उसमें कोई आप इसमें थोड़ी ना आप हैं, ठीक है ना। तो आपका हो गया डी डिफरेंशिएशन। चलिए बीएससी भी हो गया, अब बीएससी पास कर लिया आपने, आप ग्रेजुएट हो गए। अब ग्रेजुएट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका फिर वही किया आपने, फिर सीडीएस की वैकेंसी आई और आपने सीडीएस क्वालिफाई किया, और सीडीएस का फिर से आपको सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग करने फिर चले गए आप वहां पर, ठीक है ना। याद रखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन अब आपकी उसके लिए यानी सीडीएस में जाने की आपके अंदर कैपेसिटी आ गई, आपके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आ गई, फिर आपने फॉर्म भरा, फिर आप सिलेक्ट हो गए। तो उसके बाद से जब आप फिर से अब आप यहाँ पर सीडीएस क्वालिफाई कर लिया और आप इसकी ट्रेनिंग लेने लगे, सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, तो अगेन क्या हो गया आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका हुआ था डी डिफरेंशिएशन हुआ था, जो आप जनरलाइज बन गए थे फिर दोबारा स्पेशलाइज हो गए, है ना। अब आप सीडीएस अफसर बन गए आप, अब आपको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी जा रही होगी, जो यहाँ दी जाती होगी, तो अगेन आपका डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन इस बार का डिफरेंशिएशन कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डिफरेंशिएशन पहले हुआ था, जब आप क्लास 12 में से सिलेक्ट होकर के और एयरफोर्स ज्वाइन किए थे, तो वहां पर आपको स्पेशलाइज किया गया था। एक बार आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये दोबारा ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीडीएस की ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन आपको दोबारा हो रहा है, इसका नाम रहेगा रीडिफरेंशिएशन। तो ये था डिफरेंशिएशन और अब ये वाला क्या है? रीडिफरेंशिएशन है। याद रखिए, ये आपका रीडिफरेंशिएशन है। इसी स्टोरी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। तो डिफरेंशिएशन का क्या काम है कि जनरलाइज से स्पेशलाइज हो जाना। किसी यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या हुआ, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी सारे काम बंद, खाली एक काम की हम ट्रेनिंग पा गए, उसके लिए हम स्पेशलाइज हो गए, उसके लिए सारे कैरेक्टर हम सीख लिए, हमको सिखा दिया गया। तो खाली किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्वायर कर लेना, वो था आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो गए, ठीक। फिर आपने नौकरी छोड़ी, फिर बीएससी ज्वाइन किया, फिर जनरलाइज हो गए, क्योंकि यहाँ से बीएससी करने के बाद तमाम रास्ते जाते हैं, कहीं भी जा सकते थे आप, बाकी लोगों जैसे ही हो गए, ठीक। तो क्या हुआ आपका, फिर आप जनरलाइज हो गए। तो स्पेशलाइज से जनरलाइज होना क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा हो गया, ठीक। फिर आप यहाँ से फिर एक दूसरा कोई आपने कोई एग्जाम का क्वालिफाई किया, बड़ा वाला सीडीएस वाला, और फिर इसकी ट्रेनिंग लेने चले गए, फिर आप जनरल पर्सन नहीं रहे, सारे रास्ते बंद, खाली एक रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं, यानी फिर आप स्पेशलाइज हो गए। ये आपका हो गया रीडिफरेंशिएशन। तो जनरलाइज से स्पेशलाइज बनना कहलाता है डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। जनरलाइज से स्पेशलाइज होना कहलाता है डिफरेंशिएशन, और स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज होना कहलाता है डी डिफरेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएशन का उल्टा है डी डिफरेंशिएशन, है ना। तो जनरलाइज से स्पेशलाइज होना कहलाता है डिफरेंशिएशन, और स्पेशलाइज से जनरलाइज फिर से वापस होना ये कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। तो इस स्टोरी को जरा सा अपने सेल और टिश्यू में अप्लाई करिए, मैं बताता हूं आपको। इसमें आप पैरेललिज्म ढूंढिए। देखिए, ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, और आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके सेल नया नया बनाएगी। और इसने क्या किया याद करिए, एक ये सेल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के स्टोरेज टिश्यू के सेल बनने वाली है या कंडक्टिंग टिश्यू के सेल बनने वाली है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका तो फ्यूचर डिसाइड है ही नहीं है ना। याद रखिए, एक ऐसे नहीं है अनडिफरेंशिएटेड से। याद रखिए, प्राइमोडिया, आप एक वर्ड पढ़ते हैं प्राइमोडिया, ये प्राइमोडियल सेल है। तो जिस सेल का फ्यूचर अनडिसाइडेड है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो अनस्पेशलाइज्ड है, जो किसी भी मॉडिफिकेशन पाथ में एंटर करके कुछ भी बना सकती है, उसको प्राइमोडिया कहते हैं, है ना। तो ये तो कैसी एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, प्राइमोडियल कंडीशन है, स्पेशलाइज नहीं है, इससे आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। ये मैथमेटिक्स सेल हो गई, ठीक है ना, डिवाइड करेगी। अब याद करिए, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद मान इसने सेल बनाया, इस तरह से सेल बनाया। और ये सेल सपोज करिए कि ये जो सेल आपकी है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने जो इन सेल को बनाया, अब इस सेल ने क्या किया, डिविजनल कैपेसिटी खत्म, है ना, इसकी डिविजनल कैपेसिटी हो गई खत्म। ध्यान दीजिए, डिविजनल कैपेसिटी खत्म, जो हमने कहा था ना पढ़ाई खत्म, इंटर के बाद सेलेक्ट हो गया एयरफोर्स में, पढ़ाई खत्म, पढ़ाई बंद हो गई, अब दूसरी पढ़ाई शुरू हो गई, ट्रेनिंग वाली, ठीक है। गन चलाना सिखा रहे हैं, तोप चलाना सिखा रहे हैं, ये यार यहाँ पर है। डिविजनल कैपेसिटी सीज खत्म, कोई डिवीजन नहीं होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सेल सुन लो, तुम्हें क्या करना है, तुमको लीफ की म्यूजोफिल सेल बनानी है। अब तुम्हें स्पेशलाइज होना है। नाउ यू हैव टू सिंथेसाइज द फूड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर नॉन ग्रीन। अब तुम्हें फूड सिंथेसाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर क्या चाहिए, अब इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल चाहिए, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पिगमेंट चाहिए, फोटोसिंथेटिक सिस्टम चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा आप, जैसा मेरिस्टेमेटिक सेल का एक और कैरेक्टर मैं भूल गया, मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रोटोप्लास्टिड फॉर्म में होते हैं, ये बात याद रखना, जरूर नोट कर लीजिएगा, हमने पहले नहीं बताया था। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो प्लास्टिड होते हैं वो प्रोटोप्लास्टिड फॉर्म में होते हैं, मतलब प्लास्टिड नॉन फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेल फूड नहीं बना पा रही थी, इसके प्लास्टिड्स जो थे क्या थे, इमेच्योर थे, पिगमेंटेशन में कोई ठिकाना नहीं था। अब कह दिया कि तुम्हें इससे इसकी जो डॉटर सेल बनी, कहा कि तुम्हें लीफ की सेल बननी है, तुम्हें म्यूजोफिल सेल बननी है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे फंक्शनल प्लास्टिड चाहिए, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट चाहिए, फोटोसिंथेटिक अपरेटस चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब फूड फोटोसिंथेसिस आप सब लोग पढ़े हैं, वो सारा का सारा सिस्टम इनके पास होना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, अब डिविजनल एक्टिविटी खत्म, डिवीजन नहीं करना है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस आ जाएगा, जो नहीं था वो आ जाएगा। यानी इसको एक लीफ सेल के रूप में फंक्शन करने के लिए जो जो कैरेक्टर चाहिए होगा वो सारा का सारा कैरेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो सारा का सारा हट जाएगा। तो क्या हो गई, स्पेशलाइज हो गई ना। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अनस्पेशलाइज यानी कि जनरलाइज्ड सेल थी, और इस जनरलाइज्ड सेल से ये स्पेशलाइज्ड सेल बन गई। मैंने एग्जाम्पल लिया था लीफ का, आप कोई और एग्जाम्पल मान लिया आपने कहा, चलो हम कह रहे चलो तुमको यहाँ पर क्या बनना है, तुमको यहाँ पर क्या कहते हैं, वेसल बन जाना है, तो वेसल की एक्टिविटी में जो चाहिए उसके लिए मॉडिफाई हो जाएगी। तुम्हें ट्रैकेट बनना है, ट्रैकेट के लिए मॉडिफाई हो जाएगी। स्टोरेज टिश्यू बनना है, उसके लिए मॉडिफाई हो जाएगी। कैम्बियल सेल बनना है, उसके लिए मॉडिफाई हो जाएगी, है ना। मतलब अब ये स्पेशलाइज हो जाएगी, याद रखिए। तो इसी यानी कि मेरिस्टेमेटिक से जिस समय स्पेशलाइज, मान लीजिए हमने कहा कि चलिए यहाँ पे लीफ की मीजोफिल सेल ये बनी, तो मीजोफिल सेल जब ये बनी तो क्या लगता है, ये जनरलाइज थी, कुछ भी कर सकती थी, ये स्पेशलाइज हो गई। ये खाली अब फोटोसिंथेसिस करेगी, ये लीफ की म्यूजोफिल सेल है, तब स्पेशलाइज हो गई ना। तो जनरलाइज से स्पेशलाइज होना क्या कहलाएगा,
अब ध्यान दीजिए कैसी होगी सेल हमारी, अब ये हमारी ये प्रोसेस क्या हमारा रहा, ये प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन का, ये हमारा प्रोसेस रहा डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ऐसे मान हम कहें कि चलिए यहां पर आगे चल के इसको कार्टेक्स सेल बनानी है, ठीक, उसके लिए स्पेशलाइज होगी, वेस्कुलर बंडल बनाना उसके लिए स्पेशलाइज हो गई, पिथ बनानी उसके लिए स्पेशलाइज हो गई। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक से और परमानेंट में कन्वर्ट हो जाना, स्पेशलाइज यहाँ पर जनरलाइज से स्पेशलाइज में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है डिफरेंशिएशन। ये काम हुआ, यानी कि आपका मछली कैसी होगी, हमारी परमानेंट होगी। ये हमारी सिर्फ कैसी, ध्यान दीजिएगा, अब ये परमानेंट है मतलब ये डिवाइड नहीं कर रही है, इसको जो काम किया कहा कर दिया उसके लिए स्पेशलाइज हो गई है, वो काम अब कर रही है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि चलिए ये यहाँ पर ये मान लीजिए ये कुछ यहाँ पर पैरेन्काइमा नेचर की है, ये पैरेन्काइमेटस नेचर की सेल है, तो आप जानते हैं कि पैरेन्काइमा सेल जो होती है वो आप जानते हैं कि वो परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है। लेकिन याद रखिएगा पैरेन्काइमा सेल्स जो प्रेजेंटली अपने डिविजनल कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, दे हैव एक्वायर्ड सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव बिकम डिफरेंशिएटेड। लेकिन याद रखिएगा कि आगे चल करके वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, आप जानते हैं फिर से वो मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं। और मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, याद करिएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम याद करिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपको याद होगा, है ना। मैं फिगर ड्रा कर ध्यान दीजिए, याद करिए, मैं डाइकाट सिस्टम की बात कर रहा हूं। आपका एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल मान लीजिए, तीसरा वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। हम डाइकाट सिस्टम की अगर बात करें, याद करिए, आप सबको पता है, तो आप जानते हैं ना, इस तरह से यहाँ पर एक कैम्बियम होता है, ये वाला एक कैम्बियम हो गया, ठीक। आप जहाँ सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, आपका फ्लोएम होता है ऊपर की तरफ, नीचे वाला जाइलम होता है, और ये कौन सा होता है, इसका नाम है फैसिकुलर कैम्बियम। ये फैसिकुलर कैम्बियम होता है, आप जानते हैं। ये ऐसी को हम लोग इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए ये सारा का सारा क्या है, ये सब क्या है, देखिए इसको आप लोग पिथ कहते हैं ना, इसको पिथरे कहते हैं, याद रखिए सब पिथरे है। पूरी फिगर याद करिए, ये पिथरे है, ये पिथरे है, और पिथरे आप जानते हैं पैरेन्काइमा सेल की होती हैं, ये पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है पिथरे, ठीक। और याद करिए एक और बात, आगे चलकर याद रखिए कि ये जो यहाँ पर फैसिकुलर कैम्बियम एक यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, तो बीच में आगे चल करके यहाँ पर भी तो नए सिरे से बनता है कैम्बियम, याद करिए और जो मैंने यहाँ फिगर ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ नए सिरे से, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ नए सिरे से, दिखाई दिया आपको, इसी का तो नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। क्या करिए भाई, ये वाला आपका फैसिकुलर या इंट्राफैसिकुलर है, और जो हमने बाद में ड्रा किए, हमने जो आर्च बनाया हुआ ये वाला, ये कैसा है, याद करिए इसका नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है, याद रखिए। यानी ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, ये जनरलाइज हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया। लेकिन इसको बनाया किसने है, पिथरे ने बनाया। याद रखिए पिथरे किस सेल ने बनाया है, पिथरे सेल किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। याद रखिए ये पिथरे किसकी है, पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। और ये जो परमानेंट टिश्यू था हमारा पिथरे, वो फिर से क्या आ गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, उसने पर क्या बना लिया, कैम्बियम बना लिया, ठीक है ना। तो जो जिसका पहले हो चुका था डिफरेंशिएशन, जो पहले बन चुका था पिथरे में जो कन्वर्ट हो चुका था, याद रखिए ये पिथ है, ये पिथ का एक्सटेंशन पिथरे कहलाता है। जो पैरेन्काइमा हो गया था, जो परमानेंट हो चुका था, वो जो परमानेंट है वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गया, ध्यान देना, जो परमानेंट था फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक। जो एयरफोर्स का कैंडिडेट बन गया था, छोड़ के फिर से बीएससी ज्वाइन कर लिया, है ना। फिर स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज हो गया, देख रहे हैं। तो जो स्पेशलाइज हो गया था, जो पैरेन्काइमा हो गया था, फिर से क्या हो गया, फिर से दोबारा देख रहे हैं, फिर से कैम्बियम बना लिया, फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो स्पेशलाइज है, जिसको डिफरेंशिएशन ने स्पेशलाइज कर दिया था, अब इस स्पेशलाइज को फिर से जनरलाइज बनाइए, फिर से इसको जनरलाइज बनाइए। और एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो एग्जाम्पल क्या है कि जो पैरेन्काइमा सेल थी फिर से कन्वर्ट हो गई किसमें, फिर से कन्वर्ट हो गई किसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो इस स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज हो गई ना, तो इस स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज होना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका डी डिफरेंशिएशन, ये कहलाएगा
डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया, है ना। अब हो गया, फिर जनरलाइज हो गई, फिर नई नई सेल बनाएगी। अब इसके द्वारा बनाए गए सेल से आप जानते हैं जाइलम भी बन सकता है, फ्लोएम भी बन सकता है, रे इनिशियल बन सकती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल बन सकती है, पैरेन्काइमा कुछ ही बन सकती है। यानी फिर से हो गई यहाँ पर जनरलाइज। तो अब इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलने जा रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। ये हमारा है डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक लाइन बस याद करिए, जनरलाइज से स्पेशलाइज होना कहलाता है डिफरेंशिएशन। आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाइए, अलग हो जाइए, किसी स्पेशलाइज एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाइए, खाली कोई स्पेशल एक्ट परफॉर्म करिए, सब कुछ नहीं। हम सब नहीं कर सकते, हम इसके लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम खाली वही काम करेंगे। यानी जिस समय आप अपना इंटरमीडिएट का पास करके एयरफोर्स में जाके आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, सारा काम आपका बंद, खाली एयरफोर्स की एक्टिविटी आपकी चालू चल रही है। यू हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज विच आर जनरली परफॉर्म बाई हाईली ट्रेंड एयरफोर्स पर्सनल्स। जो ट्रेंड एयरफोर्स का आदमी करता है वही खाली कर रहे हैं, बाकी काम के बंद हो गए। तो जनरलाइज से स्पेशलाइज होना कहलाता है डिफरेंशिएशन, और उसका उल्टा कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। फिर मैंने एग्जांपल दिया था ना, एयरफोर्स नौकरी छोड़िए, फिर बीएससी ज्वाइन करिए, फिर आप जनरलाइज हो गए। बीएससी करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ फिर हो गया, फिर इसका हो गया। अब ये जनरलाइज से स्पेशलाइज से फिर जनरलाइज हो गई, है ना, इसे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक। यानी कि अब ये फिर से क्या हो चुकी है, ये फिर से हो चुकी है मेरिस्टेमेटिक, याद रखिएगा। इस परमानेंट से, ध्यान ये परमानेंट से फिर हो गई मेरिस्टेमेटिक, ये हो गई फिर मेरिस्टेमेटिक। और याद रखिए, ऐसा मेरिस्टेम जो परमानेंट से डेवलप होता है, याद रखिए, ऐसा मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यदि बोलिए तो। ऐसा मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी कोई बोलो भाई, फटाफट बोलो। प्राइमोडियल कहें कि प्राइमरी कहें कि सेकेंडरी कहें। ध्यान दीजिए, हमारा परमानेंट था, ये हमारी पैरेन्काइमा सेल परमानेंट सेल थी, इसने बना दिया किसको, इसने बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को, यानी कि परमानेंट ने फिर से बना दिया मेरिस्टेमेटिक को। क्या बोले इसको, अरे सेकेंडरी मेरिस्टेम है भाई, यही सेकेंडरी मेरिस्टेम है। दिस इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम, दिस इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरी बात समझे आप लोग। ऐसा मेरिस्टेम जो परमानेंट सेल से बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसी पर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, खूब ढेर सारे पूछे गए क्वेश्चन, खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं पूछ रहा हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द आउटकम ऑफ, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द आउटकम ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फिर मेरा क्वेश्चन सुनिए, ये अच्छा क्वेश्चन है मैं जो पढ़ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द आउटकम ऑफ, सेकेंडरी मेरिस्टेम परिणाम है। 4 ऑप्शन, पहला डिफरेंशिएशन का, दूसरा है डी डिफरेंशिएशन का, तीसरा है दोनों का, चौथा ऑप्शन दोनों में किसी का नहीं। कौन सही है, जल्दी बोलो फट से। सेकेंडरी मेरिस्टेम किसका उत्पाद है, किसका आउटकम है भैया, डिफरेंशिएशन का या डी डिफरेंशिएशन का, डी डिफरेंशिएशन का। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी, बिल्कुल सही कहा आपने, मृदुला ने भी ठीक कहा। हाँ डी डिफरेंशिएशन, यही समझना है, यही सीखने आप लोग हमसे जुड़ रहे हो। बाकी जनरल सबको आता है कि प्राइमोडियल मेरिस्टेम क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे क्वेश्चन आएगा सब लोग करेंगे। सेलेक्ट होना है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे करो जो बाकी लोग न कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि आपके हाथ पैर सोने के नहीं बने हैं, सब लोग आदमी हैं, यही सीखना पड़ेगा भाई। प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रो मेरिस्टेम से जनरल पूछे गए क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, उससे कोई लीड आपको नहीं मिलने वाली है। लीड तब मिलेगी जब कुछ स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, उस स्पेशल क्वेश्चन के स्पेशल आंसर होते हैं, उसको करोगे तब 2-4 क्वेश्चन बाकी लोगों से आप आगे बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्ट होने और रिजेक्ट होने में बड़ा अंतर नहीं होता। जो बेचारे रिजेक्ट होते हैं वो भी सिलेक्ट होने वालों के जैसे ही होते हैं। अरे एक आध क्वेश्चन कहीं से आगे पीछे हो गया, हो जाता है अंतर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मैंने जो पूछा था बिल्कुल आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल ठीक दिया था, बाकी जो नहीं दे रहे वो ध्यान दीजिए भाई आप लोग। यार बहुत सिंपल पढ़ के क्या करोगे यार, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना।
सिंपल टिश्यू ये है, परमानेंट वो है, प्राइमोर्डियल ये है, प्राइमरी मेरिस्टेम में है, उससे क्वेश्चन से नहीं मिलेगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्सिटी में घुस करके और ये अंदर के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे भाई, तब आप अपने लेवल से बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो वैसे पढ़ा हम भी चल रहे, हम भी खुश आप भी खुश, लेकिन जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उस दिन सारी हकीकत सामने आ जाएगी। भाई याद रखो, अगर सुपरफिशियल तैयारी करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। कब तक? जब तक एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे आपकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी और मेरी भी खुल जाएगी, सबकी हकीकत पता चल जाएगी। याद रखिए, इसके अंदर घुसना पड़ेगा तीनों वर्ड पे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हुआ कि जो आपका जो यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेम बना ना, ये आपका मेरिस्टेम, यही मेरिस्टेम आपका, देखो भाई, एक तो मेरिस्टेम हमारा ये भी था और एक मेरिस्टेम ये भी है, ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो मेरिस्टेम है कहां से बना है, याद रखिए, ये परमानेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट लिखा हुआ है। आप लोग अलग अलग कलर बढ़िया बना लें अपना, परमानेंट टिश्यू से बना हुआ है। एग्जाम्पल कहां दोगे, एग्जाम्पल कहां से दोगे? दो जगह एग्जाम्पल मिलेगा, याद रखो, दो जगह। पहला कहां, आ जाओ वेस्कुलर रीजन में, वेस्कुलर रीजन में यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर पिथ रे सेल है, पिथ रे सेल जो पैरेन्काइमा सेल होती है, जो परमानेंट सेल होती है, और इसी पिथ रे सेल से आप करिए यहाँ पर बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है ना। तो परमानेंट पिथ रे की सेल ने क्या बना दिया, यहाँ पर बना लिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया, है ना। यानी परमानेंट से फिर बन गया मेरिस्टेम, और इसी मेरिस्टेम का नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप यहाँ पे सेकेंडरी लिखिएगा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। यहां तक भी ठीक है। स्पेशल क्या था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द आउटकम ऑफ, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज द प्रोडक्ट ऑफ, और वही टर्म याद रखिए, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है कि डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, किसका है, ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल ढूंढो, याद आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, सुनो। सेकेंडरी ग्रोथ इन कार्टिकल रीजन, याद करिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन कार्टिकल रीजन, कार्टेक्स में। आप जानते हैं कार्टेक्स में सारी सेल कैसी है, परमानेंट सेल है। चाहे आपका कार्टेक्स आपका पैरेन्काइमेटस हो, चाहे कोलेनकाइमेटस हो, दोनों ही आप जानते हैं कैसा होता है, दोनों ही परमानेंट टिश्यू होते हैं। और आप जानते हैं कि जब कार्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ परमानेंट सेल है, कार्टेक्स परमानेंट सेल का बना हुआ है। और जब कार्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो जहां कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहां कैम्बियम तो बनाना पड़ेगा, तो फिर कैम्बियम बनता है वहां पर भी। यानी जिस प्रकार से आपने यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया परमानेंट टिश्यू से, ठीक उसी तरह से कार्टिकल रीजन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहां पर भी कार्टेक्स की परमानेंट सेल फिर बनाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कैम्बियम बनाती हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल ढंग से याद रखना, कौन सा, ये पूरी कैम्बियम नहीं, पूरी कैम्बियम नहीं, कौन सा, खाली ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वाली, पर मैं कलर बदल ले रहा हूं, मैं यहां से ब्लू कर दे रहा हूं, ध्यान दिए वाला, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है, ध्यान दिए वाली, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर वाली कैम्बियम है, जिसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। तो जिसको हमने ब्लू से बनाया, यहाँ दिखा दिया, चलो यहाँ भी ब्लू दिखा दिया, मतलब जो जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ दिखाई पड़ रही है पहले वाली, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन है, खाली बस ये है जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है, जो हमने ब्लैक कलर से आर्च बना रखा है, जिसको आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल है। कैसे बनती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन बनती है। और इसी तरह से जो कार्टिकल रीजन जो कार्प कैम्बियम बनेगी, जो आप जानते हैं स्टेम में बनता है डाइकाट के, और डाइकाट रूट में बनता है, दोनों में बनता है। याद रखिए, दोनों में जो कार्प कैम्बियम होती है वो कार्प कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल होती है, ठीक है ना। तो कार्प कैम्बियम और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, पूरी ध्यान दो, पूरी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं, ये क्वेश्चन खूब उलझाया गया है, लोग खूब गलत करते हैं। तो पूरी वेस्कुलर कैम्बियम, पूरी वेस्कुलर कैम्बियल रिंग यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल नहीं है, खाली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वही खाली बस सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। और जो इंट्रा वाली, ये वाली जो है अंदर वाली, ये प्राइमरी की एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ का खाली बस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम पूरा का पूरा, ये दोनों की दोनों जो होती हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल है। और कैसे बनती हैं, बाई डी डिफरेंशिएशन बनती है, डी डिफरेंशिएशन, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अब जब ये मेरिस्टेम हो गया तो मेरिस्टेम मतलब फिर डिवाइड करेगा, तो इसको फिर डिवाइड कराओ, आप इसे फिर डिवाइड कराओ। और जब डिवाइड करेगी, याद रखिए कि जब ये
सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर डिवाइड करेगी। याद रखिए कि यहाँ जो सेल्स यहाँ पर बनती हैं, याद रखिए जो सेल्स बनती हैं ये परमानेंट सेल होती हैं, इनमें कोई डिविजनल एक्टिविटी नहीं पाई जाती। अब ये परमानेंट हो गई, ठीक है ना, यानी ये क्या हो गई, अब ये स्पेशलाइज हो गई, स्पेशलाइज हो गई। तो जनरलाइज से स्पेशलाइज होना ही तो कहलाता है डिफरेंशिएशन। इस जनरलाइज, मेरिस्टेम मतलब जनरलाइज और परमानेंट मतलब स्पेशलाइज, तो इस जनरलाइज से स्पेशलाइज होना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन, है ना। लेकिन याद रखिए एक बार हम डिफरेंशिएशन पहले ही कर चुके हैं, एक बार हम कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, जब हमने मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनाया था ये, तो एक बार हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका था। यही डिफरेंशिएशन फिर दोबारा हम करने जा रहे हैं, इसे क्या बोलना चाहिए भाई, जरा बताओ जल्दी फट से। तो अभी जो दोबारा हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इसको मैं कौन सा टर्म दूं, डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्या है ये, अरे दोबारा हो रहा है भैया, रीडिफर नहीं, नो नो भाई गलत कर रही हो तुम शिवांगी, गलत। रीडिफरेंशिएशन है भाई, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, हाँ अभिषेक रीडिफरेंशिएशन, गुड, रीडिफरेंशिएशन। अरे हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, इस जनरलाइज से फिर स्पेशलाइज कर दिया। याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरलाइज से स्पेशलाइज होना, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट होना ही कहलाता डिफरेंशिएशन। लिख लो बल्कि कहीं, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट होना कहलाता है डिफरेंशिएशन, ठीक। ये भी डिफरेंशिएशन ही है, बट ये हम दूसरी बार कर, देखो पहली बार हम यहाँ पे पहले ही कर चुके थे, जिस समय हमने मेरिस्टेमेटिक से यहाँ पर प्राइमरी परमानेंट बनाया था, एक बार मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, फिर मैं दूसरी बार यहाँ पे करा रहा हूं डिफरेंशिएशन, यानी इसका नाम है रीडिफरेंशिएशन, इसका नाम है रीडिफरेंशिएशन, ठीक। क्वेश्चन सुन लो, इसका क्या पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्क, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्क इज द आउटकम ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्क, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्टेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू इज द आउटकम ऑफ, ढंग से ध्यान दीजिए आप जरा सा, मैं सेकेंडरी कार्क की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी टिश्यू की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की बात कर रहा हूं। अब बताओ इस बार कौन ऑप्शन सही है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और नन ऑफ द अबव, किसका रहेगा। मृदुला ने कहा रीडिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी टिश्यू जितने बनते हैं सबके सब रीडिफरेंशिएशन के आउटकम होते हैं। और ये स्पेशल क्वेश्चन आपका था, और ऐसे क्वेश्चन और इस लेवल के लिए आप हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बाकी जनरल पैरेन्काइमा का कैरेक्टर, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी सबको आता है, इसके लिए आपको हमारे साथ हमारी डांट फटकार सुनने क्या जरूरत है, आप तब जानते हैं। इसी जो एक दो नई बातें आपको हम बता रहे हैं, इसी को जानने के लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं, और यही थोड़ा सा 2-4-10% बाकी लोगों से आप आगे अधिक जान जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो लोग रिजेक्ट होते हैं भाई, जो लोग रिजेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उसमें तमाम लोग बिल्कुल पैरेलल होते हैं, 1-2 क्वेश्चन का अंतर होता है, तो वही 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस जनरेट करना बड़ा टेढ़ा काम होता है, और वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जनरल एनाटॉमी सबको आती है भाई, उसमें कहां से लीड मिलेगा, सबको आती है, आपको भी आती है, जितना क्वेश्चन हो करो उतना क्वेश्चन आप करोगे। ये सब थोड़े से स्पेशल चीजें हैं, इसमें अगर आप जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन अगर यहां से बन गया तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, और बाकी जनरल वाले नहीं कर पाएंगे, तो आपका बात बन जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको बेस बना करके, और अब तक पढ़ना कि प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम किसे कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम किसे कहते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टेम किसे कहते हैं, किससे बनने वाली सेल को हम क्या कहेंगे, कौन डी डिफरेंशिएशन का आउटकम है, कौन रीडिफरेंशिएशन का है, और कौन डिफरेंशिएशन का। ये स्पेशल चीज है, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये भी आप जानिए। तो जनरल तो जानिए, ये भी जानिए, यानी खाली ये मत कह देना कि जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की होती है उसे प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, सबको पता है भैया, तो इंटरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, कौन सी नई बात हो गई, सबको पता है। इस पे क्वेश्चन अगर आएगा सब लोग करेंगे तो आपका स्पेशल क्या फायदा हुआ इसमें से, ठीक है ना। जो हमने आपसे यहाँ पर स्पेशल से नाम ले लेके पूछा
किसका बनना किस प्रोसेस का आउटकम है, किस प्रोसेस का उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है, रीडिफरेंशिएशन का आगे, डी डिफरेंशिएशन का आगे, डिफरेंशिएशन का, वो स्पेशल क्वेश्चन है। लेकिन एक बात याद रखिए, स्पेशल के चक्कर में जनरल नहीं भूल जाना है। जनरल तो जानना ही जानना है, मतलब जो सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए। हमको बाकी लोगों से थोड़ा सा अच्छा जानना है, थोड़ा अधिक जानना है, तो हम बाकी लोग 2-4 क्वेश्चन आगे कर लेंगे, इतनी सी बात है। ये नहीं कि स्पेशल के चक्कर में जनरल छोड़ दो, नहीं, जनरल तो सीखना ही सीखना है भाई। जो सब लोग करेंगे वो भी हम करेंगे, और जो थोड़ा सा हम 1-8 क्वेश्चन आगे कर लेंगे वो हमारा बोनस हो जाएगा, वही हमको स्पेशल कर देगा, वो हमसे सिलेक्ट करवा देगा। ठीक है ना। तो आज हमने आपको इन बेसिक बातों को बताने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आपके पास पूरी वीडियो है, फिर दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट अगर होता है तो अगले क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे, फिर दोबारा बात कर लेंगे। और कल से बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पे, मतलब इसको हम अब इसी फ्लो में ले जाएंगे। हम टेक्निकल बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा क्लास सुपर टेक्निकल था, ये वाले जो टर्म थे। कल वाला क्लास बिल्कुल जनरल रहेगा, एकदम एबीसीडी की बात करेंगे, जो सब आप लोगों को सब आता रहेगा। कल हम लोग बोलेंगे तो कल की सारी बातें बिल्कुल जनरल रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा मैं आपसे बार बार एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जरा सा इंटरनल स्ट्रक्चर, आप रूट, स्टेम, लीफ, ये सब आप पढ़ के आइए, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर सब पढ़ के तब मेरे क्लास में बैठो भाई। अगर कुछ स्पेशल सीखना है तो जनरल पढ़ के आओ, है ना, तो स्पेशल आपको मिलेगा। हाँ, कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ा हम आपको रिकैप देंगे भी। ये थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है, थोड़ा हो सकता है 10-5% आपके समझ में कम आया हो, घबराइए नहीं। कल फिर रिकैप कर देंगे इसका हम। थोड़ा सा आज आप लोग पढ़ के आओगे तो कल अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कल हम रिवाइज करा देंगे। ठीक है ना, कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आप लोगों के साथ ज्वालजी क्लास चलेगी, तो ठीक है, एंजॉय करिए और मेहनत से पढ़िए। जूलॉजी चलिए। क्या जूलॉजी क्लास आप लोग करने का मन है इस समय? बताइए सर, यही बैठे हैं। कल से कर लिया जाए, सरकार है, कल से कर लिया जाए। ठीक है, आज थोड़ा सा आप लोग पहले जा करके और रिवाइज करके सब आइए, पूरा ढंग से पढ़ के आप आइए। और हाँ, कल से जो है, कल दोनों क्लास चलेगी, एडजस्ट कर लिया जाएगा। और देखो भैया, सिंपल सी बात, आप लोग कोई डाउट और मत रखा करिए। हम भी सामान्य आदमी हैं, और अब हम लोग थोड़ी सी उम्र भी हो गई है, तबियत भी खराब हो जाती है कभी कभी। एक आध दिन अगर ब्रेक होता है तो इसका आप लोग अदरवाइज मीनिंग मत लिया करिए, है ना। मैं पंडित आदमी हूँ और मैं धोखा आपको नहीं दूंगा। रेगुलर क्लास चलेगी भाई। सामान्य हम लोग का घर परिवार है, अपनी शरीर है, कभी थक गए, कभी किसी काम में बिजी हो गए, तो कभी एक आध क्लास बीच में हो जाती है डिसकंटिन्यू, तो हो जाता है। बाकी आप अदरवाइज मत लीजिए, चीजें रेगुलर चलेगी और रेगुलर स्टूडेंट आप लोग हो जाएंगे। उसके बाद से फिर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि समय से आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। कोई चीज समय से अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि देहाती कहावत है ना कि मरने के बाद वैद्य आके क्या करेगा, मैं मर गए तब डॉक्टर साहब क्या करेंगे। तो इसे आपका सिलेबस हम बाद में पढ़ा क्या करेंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि जब तक एग्जाम आपके एग्जाम के डेट के पहले ही मैक्सिमम बातें आपको पढ़ा दी जाए। तो और ये पढ़ना कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास है नहीं भाई, तो टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस आपको चलेंगी, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ करेंगे। हम लोग हमारे लेक्चर अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे हैं, आप लोग अच्छे पढ़ने वाले हो भाई। देखो भाई, 70% क्रेडिट आपकी, 30% हमारी, ये समझ लो। अगर आपको 100% अच्छा लग रहा है तो उसमें 70% कंट्रीब्यूशन आपका है, मेरा 30% है। ठीक है ना। अपना आप और बढ़ाओ, 75 हमारा 25 कर दो। हम अपना लेक्चर अच्छा तब मानेंगे जब आप हमको अपना रिजल्ट सुनाओगे, सर मेरा हो गया, तब मैं मान लूंगा मैं अच्छा टीचर हूँ। अभी नहीं, अभी तो बस ज्यादा क्रेडिट आपकी है। हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। आपके साथ हम भी अच्छे बन जा रहे हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।